एंड नैरो कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टेंस हमने लास्ट क्लास तक लिख लिया था। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक ही टॉपिक लिखा ना, कंडक्टेंस। अगला लिखो कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं और इसका नाम होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, तो ये कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है, होती है। yes, sir. और जब इसका लिख के आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो हम कंफ्यूज होकर कैसे करने लगे, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, मतलब 1/r का फॉर्मूला ले लेते हैं। लेकिन स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है G और स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? yes, तो कंडक्टिविटी हो और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बात क्लियर है? तो कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, चलो लिखो। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, बिल्कुल सरल सा, ठीक है ना। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज the conductance of, it is defined as the conductance of 1 centimeter cube of the conductor, 1 centimeter cube of the conductor। ठीक है, yes, देखें तो कप्पा का फॉर्मूला क्या बना बेटा? कप्पा इक्वल टू 1/रो, रो रेजिस्टिविटी, कप्पा कंडक्टिविटी, वीटी। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको बोलते हैं। अब देखो रो का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार देखो रो का होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रो इक्वल टू क्या होता है, देखो आर इक्वल टू क्या होता है, रो L/A, बोलो है ना। yes, sir. यहाँ से रो निकालो तो क्या बनेगा, RA/L बनेगा कि नहीं? yes, sir. अब ये 1/रो है तो 1/R इंटू L/A बन जाएगा। yes, sir. दो फॉर्मूले बन गए। yes, अच्छा, अब L/A को क्या बोलते हैं, वो भी यहाँ पे लिख लो। L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। cell constant, सेल कांस्टेंट, ठीक है ना, ये L/A बोला। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। yes, sir. ठीक है, 1/R को क्या बोलते हैं, कल पढ़ाया था, G कंडक्टेंस। yes, sir. तो और क्या फॉर्मूला बन सकता है, G इंटू L/A या सेल कांस्टेंट। cell constant, तो हमारे पास चार फॉर्मूले आ गए हैं। ये कप्पा के फॉर्मूले, कोई कंफ्यूजन है? No, sir. लिख ले बेटा, इसकी यूनिट और लिख लो। यूनिट होती है, देखो ऊपर देखो बेटा, रेजिस्टेंस 1/R, तो 1/ओम, ओम ऊपर गया, ओम इनवर्स। लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, कट गया, मीटर नीचे, ऊपर जाएगा मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स भी होता है, और कर लिख लो, और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई कंफ्यूजन? लिख लो बेटा, देखो अब सुनो, ये हो गया भाई। अगली है चलो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एक साथ और करते एक ही बात। इसको लिखते हैं लैम्डा m से, मोलर कंडक्टेंस के नाम से, ठीक है। yes, sir. अब ये होता क्या है पहले समझ लो। मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में हमने डिस्टिल वाटर भर रखा है और हमने लगा दी दो तार, बल्ब लगा दिया और बिजली वो बैटरी सब लगा दी, बल्ब जलेगा? जलेगा? नहीं, बैटरी में वो जरा समझते हैं इस बात को, हमें लगता है इमेजिनेशन नहीं हो पा रही इस बात। ये डिस्टिल वाटर है, yes, sir. टैप वाटर नहीं, डिस्टिल वाटर। yes, sir. डिस्टिल वाटर जानते हो ना? yes, sir. ठीक। और ये लगा है तुम्हारा बल्ब, yes, sir. यहाँ कुछ बैटरी लगा दो अपनी, चलो बना लेते हैं, और ये लाके फिर से जोड़ दिया। अभी जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा क्योंकि आपस में छू नहीं रहे, छूना चाहिए। ठीक है ना। और डिस्टिल वाटर में करंट फ्लो नहीं होता। ये बात मालूम होती है क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते। yes, sir. अब अगर मैं इसमें एक मोल ठीक है ना इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जैसे नमक, हाँ. जो पानी में जाने पर टूट जाए, ठीक है। अब मैंने 1 मोल NaCl मिला दिया, yes, sir. तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने लगेगा। yes, sir. तो वो करंट जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से फ्लो हुआ है
वो कहलाता है लैम्डा m। बिल्कुल सरल से समझ में आ गया है ना। एक मोल कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो वो जो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा वो उसकी मोलर कंडक्टेंस कहलाती है उस कंपाउंड की। ठीक है ना। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तो इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर, साफ लिखो यार, कैसा लिख रहे हो? इधर मिला मिला के एक को ऊपर चढ़ा दे रहे हो। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte of an electrolyte ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution, 1 mole of an electrolyte in the solution। ठीक है, आगे देखते। तो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन, ठीक है। अब कप्पा आप जानते हो पहले से, m आपने सॉल्यूशन में पढ़ी रखा है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है ना। अगर आप अच्छा एक और बात समझ लो, ये यहाँ से m निकालने का बिल्कुल ना के बराबर सवाल होता है। आपको m दिया होता है, जैसे लिखा है 0.001 m, तो जिसके पीछे m है वही m है, पहचान लो, कप्पा निकाल ही लोगे, लैम्डा फाइंड करना 1000 है, तो बहुत आसान है। ठीक है, यूनिट लिख दें, यूनिट इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बोलो इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बात है? क्लियर है पक्का? 100%। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसको लिखते हैं लैम्डा EQ से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा EQ। ठीक है, इसको लिखो, इसमें ऐसे लिख लो। देखो पहले ये होता क्या, जैसे मोलर कंडक्टेंस, एक मोल, जब तुमने एक मोल सब्सटेंस मिलाया था, है ना, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो जो करंट फ्लो हुआ वो मोलर कंडक्टेंस था। अगर तुम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मिला दो तो जो करंट फ्लो होगा वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, जैसे हम लोग मोलरिटी जानते हैं, उसी तरीके से होती है नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंसी चलती है, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट चलता है। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास का इस्तेमाल करते हैं। सरल शब्दों में मैं तरीका सिखाता हूँ, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा EQ, यहाँ पे लिख दो और m की जगह लिख दो n फॉर नॉर्मेलिटी। ठीक है भाई, और यूनिट तो थोड़ा सा चेंज होगा, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। अभी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब समझो, अगर तुम्हें कभी नॉर्मेलिटी निकालनी है, बिल्कुल आसान तरीके से करो, n निकालना है, तो मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है। ठीक है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, क्यों होता है, देखो समझ लो जरा इस बात को। होता क्या है कि हम m जब निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास याद आ रहा है ना, फॉर्मूला याद है तुम्हें सर, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। WA होगा कि B होगा? सर क्या ये मोलरिटी है? हमें क्या पता, कैपिटल M है, तुम बताओ। सर B होगा। ठीक है, बोल लेते वाला V। ठीक है, और अगर हम यही नॉर्मेलिटी निकालें तो इस मॉलिक्यूलर मास जो है इसकी जगह ग्राम इक्विवेलेंट मास आएगा। अब जरा हम ये समझते हैं मॉलिक्यूलर मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास में क्या रिलेशन होता है। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मतलब जो Nb होता है, ठीक है, अगर उसमें हम n फैक्टर का डिवाइड करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाता है। समझ आ गया? ठीक है, अब n फैक्टर जिनको नहीं पता n फैक्टर क्या होता है, तो n फैक्टर होता है जैसे H2SO4 है, वो डिसोसिएट करता है 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में, तो कितने प्लस आयन है या कितने माइनस बराबर ही होते हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। समझ आ गया? सर। हाँ है ना, इतने कोई कंफ्यूजन है?
तो अब मुझे अगर सिर्फ नॉर्मलिटी लिखना है तो यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर मैं इस बात को यहाँ रखूंगा तो एन फैक्टर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब मोलर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो मैं कर देता हूँ, WB अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, बोलो ठीक है, इन 2000 अपॉन वॉल्यूम। इतना बड़ी दिक्कत हाँ है ना? ठीक, इसको हटा दो। अब ग्राम इक्विवेलेंट की जगह लिख दूंगा मैं MB अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा n फैक्टर, बोलो है ना? और ये किसका फॉर्मूला है? m का। तो n इक्वल टू क्या निकल के आया? m इनटू n। आगे बस हमने कैसे बनाया था? समझ गए ना? इसीलिए अगर आपको कहीं थोड़ा सा यहाँ लिख दो, अगर आपको नॉर्मलिटी कहीं निकालना है, ठीक है, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो उसकी मोलरिटी निकाल दो। मोलरिटी निकालो, रिटी RIT वॉल्यूम लगाए ना, मोलरिटी और इनटू n फैक्टर का से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा नॉर्मलिटी में घुस जाओगे बिना कुछ सोचे समझे। बिल्कुल आसान है। इसके लगभग एक सवाल छोड़ दो, मतलब 100 सवाल लगाऊंगा तो एक सवाल छोड़ दो। 99.99 सवालों में नॉर्मलिटी आपको दी होती है। मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं कभी पूछेगा नहीं, पूछने को पूछ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सवालों में या तो ये निकलवाते हैं या ये निकलवाते हैं, ये जनरली दे ही देते हैं। ठीक है ना? तो जिसके पीछे n लिखा होगा वो नॉर्मलिटी होगी, लगा देना, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ठीक है, अब लिख लो बेटा, ये तो समझा दिया मैंने तुम्हें नॉर्मलिटी क्या होता है, और ये नॉर्मलिटी का मामला हो गया, ये यूनिट हो गई, ये फॉर्मूला हो गया। लिख लीजिएगा, चलो लिख लो। हेडिंग डालो भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज द, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है, थोड़ा सा चेंज कर, इट इज डिफाइंड एज द conducting power of all the ions, it is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving ठीक है। अब उसमें जैसे 1 मोल था तो उसमें हम क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an electrolyte, 1 gram equivalent of an electrolyte in the solution। ठीक है, अब बेटा उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो, ये इसकी यूनिट लिख दो, और ये जरूर लिख लेना नॉर्मलिटी का क्या होता है। ठीक है, चलो लिख लो। अब न्यूमेरिकल लिखो भाई सभी लोग। देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m KCl solution, the conductivity of 0.2 m KCl solution at 298 Kelvin is, ऊपर लिख देता हूँ 0.0248 वैल्यू लिखी हुई ऊपर। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इन सवालों में एक चीज के कई नाम है तो कंफ्यूज कर देते हैं तुम्हें, ये निकालो वो निकालो, तुम्हें लगेगा कि कंडक्टिविटी पूछ रहे हो कप्पा, ठीक है, लगेगा ऐसा कि कंडक्टेंस पूछ रहे हो कप्पा, तो तुम क्या करो, उनकी यूनिट से पहचाना करो। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है? कप्पा की होती है। ठीक है, सभी की यूनिट याद कर लो, तो उससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम्हें ये लग भी रहा होगा तो यूनिट बता देगी ये क्या चीज दी गई है, समझ गए ना? अब लिखो, चलो इस सवाल को करके दिखाओ, करो। सबसे पहले गिवन लिखना है, सवाल नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं, गिवन गलत नहीं होना चाहिए, समझ में आया ना? चलो लिखो। अब ये सवाल भी हम करें, भाई साहब देखो हम सवाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, लेकिन अगर तुमने गिवन गलत लिखा हुआ तो कद्दू नहीं करना सवाल, बिल्कुल 1 सेकंड का बताओ जल्दी सवाल। गिवन बताओ फटाफट स्पीड में, कुछ लिखा ही नहीं सवाल पढ़ो, गिवन बताओ, नहीं तो मैं नहीं करने वाला सवाल होगा। बताओ क्या दिक्कत है गिवन? लैम्डा इक्वल टू लैम्डा m दिया है, बताओ। नहीं, मैंने बोल दिया सवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गिवन नहीं लिखा तो दिक्कत है। कप्पा और एम की वैल्यू बताना, क्वेश्चन में गिवन दे रखी है वो बताना है। अच्छा, कप्पा और एम की हमें नहीं पता, जो गिवन है वो बताओ। क्वेश्चन लिखा देना है, क्वेश्चन 0. ये क्या चीज दी गई है? कप्पा की वैल्यू 0.0248
0248 और टाइम की वैल्यू 0.2। निकालना क्या है? क्या निकालना है? देखिए ना क्या निकालने को बोला है। सर कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। ये निकाला ना? यस सर। अब मुझे ये बताओ कि अब तो तुम ये लिख सकते हो कॉपी पे, तुम्हें फॉर्मूला पता है इसका? हाँ या ना? फॉर्मूला नहीं पता? एक मिनट पहले तो लिखवाया है, कॉपी क्यों नहीं पलट लेते हो? लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला देखो क्या है? लैम्डा ये तक के नहीं, लैम्डा इक्वल टू कप्पा कप्पा इनटू 100 अपॉन 100 1000 अपॉन 1000 अपॉन। तो मुझे ये बताओ कि अब तुमने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया, Yes, sir. ये गिवन है, तो वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? सर हम आगे समझ तो क्या मतलब, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, गिवन लिख लो, फॉर्मूला तो पहले से ही पता है, फिर क्या ही बचता है उसमें? क्या अब इसमें क्या सिखाऊं? 0.0248 अगर तुम मैथ्स के नहीं हो और बायो के भी हो तो भी लो। 0.2 ये लिखा है, ये डेसिमल हटा दिया, एक जीरो बढ़ा दी, छोड़ो एक जीरो कंफ्यूज हो गए, इनटू 10 लिख लो, इसका डेसिमल उड़ा दो, 1 2 3 4 इनटू 10,000 लिख दो, लिख गए? 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 2 से ये काट दो, 124 आंसर आ गया। इतना कठिन सवाल है कि हम करें? इसके सवालों में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन एक्यूरेट रखिए, गिवन लिखिए, फार्मूला लिखिए, वैल्यू पुट डालिए, खत्म करिए यार, इतना सरल सवाल, इसमें है ही क्या? हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, लिख लो बेटा इसके ऊपर।